नमस्कार छात्रों, हमने पहले वीडियो में हिंदी विषय में पाठ क्रमांक 10 ठेस इस पाठ को शुरुआत की थी। हमने पहले वीडियो में सिरचन किस तरह का कारागिर है, उसके बाद सिरचन के साथ गांव के लोग किस तरह के व्यवहार करते हैं उसकी पढ़ाई की थी। आज हम इस वीडियो में उसके आगे की पढ़ाई करेंगे। देखो अगला परिच्छेद, मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगया लड्डू। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। यानी इस परिच्छेद में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि सिरचन कामचोर नहीं, मुंहजोर था। यानी बोलने में भी बहुत ज़्यादा माहिर था। इसलिए लेखक के घर की मझली भाभी को सिरचन ने जवाब दिया था और वह जवाब सुनने के बाद मझली भाभी का मुंह लटक गया था। देखो छात्रों, मुंह लटकना यानी निराश होना। यानी सिरचन की यह बातें सुनने के बाद घर की मझली भाभी बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन सिरचन ने जो काम किया था वह काम देखकर लेखक बहुत ही चकित हो गए, क्योंकि सिरचन ने बहुत ही अच्छा काम किया था। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिरचन अपना कार्य करते समय इतना तल्लीन रहता था कि उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती। परंतु लेखक ने ध्यान से देखा कि सिरचन के सामने सूप में नाश्ता रखा गया था। वह नाश्ता देखकर सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं भी उभर आई थी और इसीलिए लेखक दौड़ते हुए माँ के पास गए और अपने माँ को कहने लगे, माँ, आज सिरचन को कलेवा यानी सुबह का नाश्ता किसने दिया? चिवड़ा और गुड़। क्योंकि सिरचन को नाश्ते में केवल चिवड़ा और गुड़ दिया गया था और इसीलिए लेखक ने यह सारी बातें अपने माँ को बताई थी। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। लेखक कहते हैं कि उस समय लेखक की माँ रसोई घर के अंदर पकवान बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। इसलिए माँ ने अंदर से ही मझली भाभी को आवाज दिया कि सिरचन को बूंदी क्यों नहीं देती। उस समय सिरचन ने लेखक के माँ की आवाज सुनकर तुरंत ही जवाब दिया था कि मैं बूंदी नहीं खाता काकी। सिरचन ने केवल चिवड़ा खाया था और गुड़ का ढेला उन्होंने नहीं खाया था। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर चली गई। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि माँ की बोली मझली भाभी ने सुनते ही मझली भाभी की भौवें तन गई। देखो छात्रों, भौवें तन जाना यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होना।
और उसके बाद क्रोधित होकर मझली भाभी ने मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर वहां चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरिया, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। उसके बाद सिरचन पानी पीकर वह कहने लगा कि मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह से हाथ खोलकर बांटती है क्या? यानी सिरचन नाम का कारागिर काम करने में जितना माहिर था उतना ही बात करने में बहुत ज्यादा माहिर था। मझली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतख कुटी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीख के फंदे डालने लगा। लेखक कहते हैं कि मझली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। दुलारी यानी लाडली बहू, और इसलिए माँ तमक कर बाहर आ गई। तमक कर बाहर आना यानी गुस्से में बाहर आना, और सिरचन को कहने लगी कि, कि सिरचन तू काम करने आया है तो अपना काम करो। इस तरह बहुओं के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज की कोई जरूरत हो तो मुझसे कहो। बहुओं के साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं। यह सारी बातें लेखक के माँ ने क्रोधित होकर गुस्से में आकर सिरचन को बताई थी। परंतु माँ की बातें सुनकर सिरचन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना यानी गुस्से में आना। उसके बाद सिरचन ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपना काम करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी के बात पर कान मत दो। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि उनकी छोटी बहन मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। उसी समय उन्होंने चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देते हुए कहने लगे कि सिरचन दादा, कामकाज का घर है। इस घर में 5 तरह के लोग हैं, इसलिए 5 किस्म की यानी अलग अलग बातें करेंगे। परंतु तुम किसी की बात पर बिल्कुल ही ध्यान मत देना। यह बातें लेखक के छोटी बहन मानो नाम की उन्होंने सिरचन को बताई थी। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। यानी इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि सिरचन ने हंसते हुए पान का बीड़ा मुंह में डाल दिया। उसी समय चाची अपने कमरे से बाहर निकल रही थी और सिरचन को पान खाते देखकर वह अवाक हो गई। देखो छात्रों, अवाक होना यानी चकित होना। परंतु सिरचन ने चाची को कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, यानी एक सुगंधित जो तंबाकू होती है वह खिलाना, बहुत दिन हुए हैं मैंने खाया नहीं। यह बातें सिरचन ने चाची को कही थी।
चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचंद से गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकते हुए बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कवा जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। लेखक कहते हैं कि अभी चाची को सिरचन पर गुस्सा उतारने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था। इसलिए चाची क्रोधित होकर सिरचन को कहने लगी कि तुम संभाल कर बात करो। इस तरह घर में जर्दा यानी तंबाकू खाती हो, तंबाकू खाते हो, चटोर कहीं के। यह सारी बातें चाची ने सिरचन को गुस्से में आकर बताई थी। बस सिरचन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगे हुए अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंदे पड़ गए। माँ बोली, जाने जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। देखो छात्रों, सिरचन की यह सारी बातें सुनकर, यानी सिरचन चाची की यह सारी बातें सुनकर चुपचाप कुछ देर तक मुंह में पान घुलाता रहा। उसके बाद घर के पीछे जाकर पान थूक कर आया और अपना पूरा सामान समेटकर झोले में रखा और टंगी हुई अधूरी चीख पर नजर डाली और उसके बाद गुस्से में आकर वह आंगन से बाहर निकल गया। यानी इस तरह गुस्से में आकर सिरचन अधूरी चीख को छोड़कर चला गया। उस समय लेखक की छोटी बहन मानू कुछ नहीं बोली। वह अधूरी चीख को देखते ही रह गई। परंतु उसके बाद माँ कहने लगी कि जाने दे बेटी, हम मेले से खरीदकर तुम्हारे ससुराल को वह चीख भेज देंगे। यानी जिस समय सिरचन अपना काम अधूरा छोड़कर चला गया, उसी समय लेखक की छोटी बहन मानू बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुर खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाले जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारे हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। देखो छात्रों, इस तरह जिस समय लेखक के घर में जो चाची है, वह चाची ने गुस्से में आकर क्रोधित होकर सिरचन को बहुत सारी बातें बताई थी। उस समय सिरचन गुस्से में आकर वह अधूरी चीख को छोड़कर अपने घर चला गया था। उस समय लेखक की छोटी बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और इसलिए लेखक सिरचन को मनाने के लिए उनके घर चला गया था। तब देखा कि सिरचन नाम का कारागिर एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ
सोच रहा था। परंतु लेखक कहते हैं कि जब शेरचंद ने मुझे देखा तब बोला, बबुआ जी, मैं अब नहीं आऊँगा तुम्हारे घर। अधूरा काम पूरा करने के लिए मैं कान पकड़ता हूँ, परंतु नहीं आऊँगा। और मोहर छाप वाली धोती लेकर मैं क्या करूँगा? अब मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे घर वाले जिंदा रहते तो मैं ऐसी दुर्दशा नहीं भोगता। यह शीतल पाटी उसी ने बनाई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। पूरे गांव भर में तुम्हारे हवेली में मेरी कदर होती थी, परंतु अब क्या? यह सारी बातें सिरजन ने लेखक को बताई थी। सिरजन की यह बातें सुनकर लेखक कुछ नहीं बोले। वह चुपचाप वापस लौट आए और लेखक समझ गए कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है। देखो छात्रों, ठेस लगना यानी बहुत ही ज्यादा दुखी होना। लेखक अब समझ गए थे कि सिरजन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हैं, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन रंगीन छिंड का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानो? मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चूक को मोड़कर ले जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि सिरचन ने अधूरी बनाई हुई चीख में बड़ी चाची रंगीन छिंड का झालर लगाने लगी। इस परिच्छेद में हमें रंगीन छिंड यानी उसका अर्थ दिया है कि एक सूती कपड़ा जिस पर रंगी बिरंगी बेल बूटे और फूल आदि के छप्पे हो। परंतु उस समय लेखक की छोटी बहन मानो कुछ नहीं बोली। लेखक उस समय चुप नहीं रह सके, क्योंकि लेखक को ऐसा लगता था कि इस कार्य में चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि जब उनकी बहन मानो ससुराल जा रही थी तब लेखक खुद उसे पहुंचाने जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचने के बाद मानो जब अपना सामान ठीक से रख रही थी, उसी के साथ सिरचन ने बनाई हुई अधूरी चीख को बड़े जतन से मोड़कर वह लेकर जा रही थी। उस समय लेखक को भी सिरचन पर गुस्सा आने लगा और जिस तरह उनकी चाची सुर में सुर मिलाकर सिरचन पर गुस्सा करती, उसी तरह लेखक को भी ऐसा लगा कि अब मैं भी सिरचन को चाची की तरह कामचोर चटोर कहूँ, ऐसा उन्हें लग रहा था। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूं। दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देख लूं। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि उस समय गाड़ी आई और गाड़ी में सामान चढ़ाकर जब वह दरवाजा बंद कर रहे थे, उसी समय प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन दिखाई दिया और लेखक को कहने लगा, बबुआ जी। सिरचन ने दरवाजे के पास आकर पुकारा था, परंतु लेखक ने खिड़की से गर्दन निकालकर एक झिड़की के स्वर में यानी
डांटने के आवाज में कहा, क्या है? परंतु उस समय सिरचन ने अपने पीठ पर रखा हुआ जो सामान था वह सामान को उतार कर कहा, दौड़ते आया हूँ, दरवाजा खोलिए और मानू दीदी कहाँ है, मैं एक बार इस मानू दीदी को देख लूं। यह बातें सिरचन ने दौड़ते हुए आकर लेखक को बताई थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीख और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। देखो छात्रों, लेखक कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने गाड़ी का जो दरवाजा है वह दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद मानू ने सिरचन को देखा और मानू केवल इतनी ही बोल सकी कि सिरचन दादा। परंतु सिरचन ने खिड़की के पास खड़े होकर हकलाते हुए यानी तुतलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। और उसमें शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश, यह सभी चीजें हैं। और उसके बाद गाड़ी चल पड़ी। परंतु जब सिरचन ने मानू दीदी को सभी चीजें बनाकर दी, उस समय मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर सिरचन को देने लगी। परंतु सिरचन ने मानू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। जिस समय सिरचन ने मानू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, उस समय मानू फूट फूट कर रो रही थी। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं सिरचन ने दिया हुआ पूरा सामान खोलकर देखने लगा। वह सारी चीजें सिरचन ने बहुत ही अच्छी तरह से बनाई थी। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। यानी सिरचन ने यह सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई थी। इस तरह इस पाठ में लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी, उन्होंने सिरचन नाम का एक ग्रामीण कलाकार, उनकी कारीगिरी, उनका स्वाभिमान आदि को बहुत ही सुंदर तरह से हमें बताई है। धन्यवाद।